नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। एक किताब से एक मोती चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक अपने बहुत ही प्रिय लेखक की पुस्तक से एक अंश पढ़ने वाला हूं और वो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और ये पुस्तक है 7वां खंड इनकी ग्रंथावली से। ये ग्रंथावली एक सेट में आती है, 8 खंड हैं, 8 खंड मेरे पास हैं। तो आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं हर खंड से कुछ न कुछ एक छोटा सा अंश अच्छा सा चुनकर आपके सामने प्रस्तुतियाँ पेश करूँगा। इस वीडियो में मैं सातवें खंड से एक अंश पढ़ने जा रहा हूँ जो कि एक बहादुर किसान पर है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी मेरे बहुत ही प्रिय लेखक हैं। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो इनका एक लेख मैंने पढ़ा था जो मेरे ख्याल से इन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था। उस लेख को इन्होंने लिखा था जेल में, और उस लेख में उन्होंने बताया कि कैसे जब कोई इंसान जेल में रहता है तो अक्सर वो उदास हो जाता है और अपना समय नष्ट करता है और उसका सदुपयोग नहीं करता उस समय का। तो इन्होंने क्या किया, जेल में इन्होंने कुछ पन्ने मंगवाए। उस समय ब्रिटिश सरकार का राज्य था, तो कुछ सादा पन्ने मंगवाए, कलम भी उनको उपलब्ध करा दी गई। तो इन्होंने अपनी कई पुस्तकें जेल में लिखी। तो जब जेल से रिहा हुए तो कई हजार पन्नों की पन्ने इनके भर चुके थे और हस्तलिपि जो कही जाती है, मेरे ख्याल से मैन्युस्क्रिप्ट, तो हजारों पन्नों की मैन्युस्क्रिप्ट ये लेके निकले जेल से। तो जेल में भी इन्होंने कर्मयोग फॉलो किया, कर्मयोग का पालन किया था। तो वो लेख मुझे बहुत पसंद आया था। खैर, आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ वो बहादुर किसान है। इनकी भाषा ज़बरदस्त है। आप इनका कोई भी लेख पढ़ें तो एक शक्ति का संचार होता है मन में, और जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है। कोई अगर दीनहीन अपने आप को सोच रहा हो तो उसमें भी शक्ति आ जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इनकी पुस्तकें पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए, क्योंकि मेरे ख्याल से 7वें खंड में बच्चों के लिए कई सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी अच्छी कविताएँ हैं। तो आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं और इनकी रचनाओं पर चर्चा करूँगा। आज पढ़ता हूँ ये कहानी बहादुर किसान। अपने यहाँ जो स्थान हिमालय का है, यूरोप में वही स्थान आल्प्स का है। तो आल्प्स पहाड़ियाँ मेरे ख्याल से हैं, उनकी चर्चाएँ कर रहे हैं। गर्चे आल्प्स हिमालय से कहीं छोटा है, लेकिन यूरोप का वह सबसे बड़ा पहाड़ है। आल्प्स की तराई में एक नदी थी। यूँ तो नदी छोटी ही थी, लेकिन जब आल्प्स की बर्फ गलने लगती तब यह छोटी नदी झटपती बाघिन का रूप धारण कर लेती। लगभग 1 शताब्दी पहले की बात है। नदी पर लकड़ी का पुल बना हुआ था। पुल के बीच में खेवा वसूलने वाले के लिए एक झोपड़ा था। खेवा यानी नाव का किराया। वह वहीं रहता और आने जाने वालों से खेवा वसूलता। एक दिन नदी में बड़ी बाढ़ आई। ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी गई थी। पानी छुरी की तरफ फनकता। देखते ही देखते उसने पुल को उखाड़ फेंकना शुरू किया। 1 पाया, 2 पाए, 3 पाए, फिर क्या था, लीजिए न, पुल खत्म ही समझिए। हाँ, पाया यानी खंभा। हाँ, जिस पाए पर उस खेवा वसूलने वाले का झोपड़ा था वही अब बच रहा है। खेवा वसूलने वाला अपने परिवार के साथ उसी में है। इतनी जल्दी पुल खत्म हो जाएगा बेचारे ने कल्पना भी नहीं की थी। अब चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। उसकी बीवी बच्चे तो कोहराम मचाए हुए हैं ही, किंतु जाए कौन। अब धीरे धीरे पाए कि एक एक बत्ती गिरने लगी। समूचा झोपड़ा पानी के वेग से कांप रहा है। कुछ ही मिनट बाद और सब खत्म। एक पूरा परिवार जिसमें निरीह बच्चे भी हैं, किंतु जाए कौन। वहाँ का जमींदार पहुँचता है। वह कहता है, इन्हें जो उबारेगा उसे हम 1000 रुपये देंगे। 1000 रकम तो थोड़ी नहीं, लेकिन जिंदगी को कौन 1000 में बेचे। उसी समय लोगों ने देखा एक अधवयस्क किसान नदी के किनारे की नाव पर सवार हो पतवार संभाल रहा है। नाव का बंधन खोल दिया। वह किनारे से तीर की तरह निकली, किस और धारा में बहती हुई। लेकिन किसान मुस्कुराता है, दोनों हाथों से पतवार संभालता है और नाव को धारा के प्रतिकूल मोड़ता है, यानी धारा के विरुद्ध, धारा के ऑपोजिट दिशा में वो चला रहा है, धारा की विपरीत दिशा में। लेकिन किसान मुस्कुराता है, दोनों हाथों से पतवार संभालता है और नाव को धारा के प्रतिकूल मोड़ता है। मनुष्य से और प्रकृति से युद्ध हो रहा है। मनुष्य से और प्रकृति से युद्ध हो रहा था। प्रकृति कहती थी ढिठाई मत करो, इस पानी में बोर दूंगी यानी डुबो दूंगी।
मनुष्य कहता था, यह नाव तुम्हारी छाती पर चढ़ेगी, कुछ कर नहीं सकती। कलेजे पर हाथ रखे सब इस युद्ध को देख रहे थे, यानी प्रकृति और मनुष्य की लड़ाई देख रहे थे। नाव झोपड़े के निकट पहुंची। पाए से बांधकर उसने एक एक कर झोपड़े से निकालकर उस पर सबको चढ़ाया और फिर किनारे की ओर रवाना हुआ। लेकिन इस बार लौटना ज़्यादा मुश्किल था। नाव छोटी थी, बोझा भारी। जरा भी असावधानी हुई तो प्रकृति की जीत, मनुष्य की हार। पर मनुष्य फिर विजयी हुआ। किनारे पर हजारों लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। जब वह पसीने से तरबतर निकला और अपने फटे कुर्ते को निकालकर उसी से पंखा झलने लगा, उसी समय वह जमींदार पहुंचा। उसने 1000 रुपए का थैला उसके हाथ पर रख दिया। किसान मुस्कुराया, बोला, आप विश्वास रखिए, मैं रुपए की कीमत पर अपने प्राण का दाव नहीं लगाता। जब तक ये मेरी 2 भुजाएं हैं, मुझे अपनी या अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं। आप ये रुपए इस बेचारे को दे दीजिए जो दूसरी जगह घर बार बनाए। इतना कह वह जल्दी वहां से चल पड़ा। लोग पछताते ही रह गए, आपका नाम क्या है? किंतु वह तो 9-2-11 हो गया। ये पंक्ति मैं फिर से दोहरा दूं, आप विश्वास रखिए, मैं रुपए की कीमत पर अपने प्राण का दाम नहीं लगाता। जब तक ये मेरी 2 भुजाएं हैं, मुझे अपनी या अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं। आप ये रुपए इस बेचारे को दे दीजिए जो दूसरी जगह घर बार बनाए। यानी उसने उस व्यक्ति की जान, मतलब किसान ने जो उस व्यक्ति की जान बचाई, वो पैसे के लिए नहीं बचाई, वो उसका फर्ज था, इसलिए उसने जान बचाई। तो मुख्य बात इस कहानी में ये है कि मेरे विचार से कि पैसा कमाया जा सकता है जब तक हमारी भुजाएं हैं। तो हर आदमी अपनी बुद्धि बल से पैसा नहीं कमाता है, हर आदमी अपनी वाणी से नहीं कमाता है। मतलब हर व्यक्ति अपने अपने कौशल से, अपने अपने महारत से, जो भी ईश्वर ने उसे महारत दी है या कौशल दिया है, उससे वो धन कमाता है और अपना घर चलाता है। कुछ लोग अपनी बुद्धिबल से घर चलाते हैं, कुछ अपनी वाणी से चलाते हैं, कुछ लोग अन्य तरीके से कमाते हैं, यानी अपने बाहुबल से, अपने शरीर बल से। तो अलग अलग तरीके हैं धन कमाने के। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि जब तक हमारी भुजाएं हैं, धन हम कमा सकते हैं। तो मान लीजिए मंदी का माहौल है, नौकरी आसानी से नहीं मिल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम तब तक इंतज़ार करते रहें जब तक हमें नौकरी ना मिले और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हम कुछ ना कुछ नया कौशल सीख सकते हैं जिसमें हमारे भुजाओं की आवश्यकता है। जैसे हम कारपेंटरी सीख सकते हैं, लकड़ी का काम सीख सकते हैं, हम मैकेनिक का काम सीख सकते हैं, कार को रिपेयर कैसे किया जाए और बाइक को कैसे रिपेयर किया जाए। हम एसी मैकेनिक बन सकते हैं, टीवी को कैसे ठीक किया जाए ये कला सीख सकते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग हम सीख सकते हैं, हम फ्रिज को बनाना सीख सकते हैं। यानी जिसके पास भी भुजाएं हैं वो धन कमा सकता है। समाज में हमेशा अच्छे कारीगरों की आवश्यकता है। तो हम ये न समझें कि अगर हम अपने बुद्धिबल से नौकरी नहीं पा रहे या अपने वाणी के बल पर नौकरी नहीं पा रहे तो और कोई रास्ता नहीं है। हमेशा रास्ता रहता है। भुजाएं ईश्वर ने हमें दी हैं, उनसे हम कुछ न कुछ अच्छा काम सीखकर अपना घर चला सकते हैं। तो कोई भी ये बहाना नहीं कर सकता कि हमारे पास तो शिक्षा नहीं है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। पर ईश्वर ने हमें दो हाथ तो दिए हैं, तो हम उनसे कुछ ना कुछ काम करें। अरे कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके पास ना हाथ है ना पैर, फिर भी वो कमा रहे हैं। तो जिनके पास हाथ हैं तो वो अपने भुजाओं का सही इस्तेमाल करें, उससे कुछ न कुछ अच्छी कला सीखें। मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान को कुछ न कुछ ऐसी कला आनी चाहिए जिसमें भुजाओं का इस्तेमाल हो। जैसे कि गांधी जी चरखा चलाने की बात करते थे, और कुछ विदेश में ऐसे लेखक हुए जो जिन्होंने कहा है कि हर आदमी को अपने लिए कम से कम साग सब्जी उगाने का काम तो करना ही चाहिए, ताकि वो कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करे। इस पर एक मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा शारीरिक श्रम पर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।